Yes. So all of you may be seeing the screen. स्क्रीन आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा. ओके सो अभी आज के लेक्चर में जो हम एमसीक्यूज लेने वाले हैं तो वो एक्चुअली अलग अलग जो एग्जाम्स है, तो अलग अलग जो मेडिकल के और जेई के इंजीनियरिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम्स है तो उनके अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस है. ठीक है, तो अभी ध्यान दो ठीक से. जो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे. यस. टू सर्कुलर लूप्स A and B of radii RA and RB are made from a uniform wire. The ratio of their moments of inertia about the axis passing through their centers and perpendicular to their planes is 8. Then RB is to RA is. तो देखो यहाँ पे ठीक से ये ऑप्शन है. देखो हमको क्या करना है कि दो सर्कुलर लूप्स हमको दिए हुए हैं और ये दोनों जो सर्कुलर लूप्स है इनका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का रेशियो दिया हुआ है. देखो ठीक से अभी ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो दिया हुआ है. IB इज टू IA इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8. 8 मतलब ही 8 is to 1, राइट. सो अभी IB कितना है निकाल सकते हो ढूंढ के. देखो उन्होंने क्या बोला है, टू सर्कुलर लूप्स बोला है ना, तो लूप्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ रिंग ओनली. तो ये उसको हम रिंग बोल सकते हैं जिसका रेडियस RA और RB दिया हुआ है. आर मेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर. ओके, यूनिफॉर्म वायर से वो बने हुए. इसका मतलब क्या कि उस वायर का जो, ये समझो एक लंबा वायर है तो उसको, इसी वायर को हमने दो पार्ट्स में कट किया और एक से ये एक लूप बनाया और दूसरी वायर से दूसरा लूप बनाया जिसका रेडियस अलग हो सकता है. RB हो सकता है सपोज, और ये वाला जो लूप है उसका रेडियस RA हो सकता है. चलो ठीक है. तो अभी इसमें ये दोनों वायर्स एक ही वायर के बने हुए हैं, दोनों लूप्स. और बोला है कि मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो है अबाउट देयर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अभी ये हमको पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होता है. उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास. तो वो फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. करेक्ट है. तो यहाँ पे क्या आएगा m इंटू आर स्क्वायर. तो r को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, r RA बोलना पड़ेगा हमको उसको, RA. But actually we know that the mass of this wire is going to be actually equal to volume into density. बट यहाँ पे हम लीनियर डेंसिटी कंसिडर करेंगे. अगर लीनियर डेंसिटी यहाँ पे हम लैम्डा कंसिडर करते हैं तो लैम्डा कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू मास अपॉन लेंथ ऑफ द वायर. सो मास ऑफ द वायर कैन एक्चुअली बी रिटन टू बी इक्वल टू लैम्डा इनटू L. एंड L मींस यहाँ पे 2 पाई r होता है. तो इसलिए यहाँ पे मास के बदले हम क्या रख सकते हैं, lambda, that is the linear mass density into 2 pi RA. This is the length of the wire and that is to be multiplied with RA square as it is, and hence we can get in the next step that is going to be lambda into 2 pi into RA cube. करेक्ट है. तो ये हमको मिल गया. चलो ठीक है. बट अभी यहाँ पे IB के बारे में अगर हम ये सब करेंगे, क्योंकि ये पूरा हमने जो किया वो IA के बारे में किया, राइट. तो IA is found out to be equal to this much and IB can be found out to be simply equal to, अब यहाँ पे क्या है ना, आपको RA के बदले सिर्फ RB डालते जाना है. बिल्कुल. तो इससे हमको ये मिल जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई इंटू RB का होल क्यूब. करेक्ट है. जिससे अभी जब हम यहाँ पे IB और IA का रेशियो ले लेंगे तो उसके अगर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे ना यहाँ पे, तो वो हमको मिल जाएगा IB के बदले हमको मिल रहा है लैम्डा इंटू 2 पाई इंटू RB का क्यूब, राइट. एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय IA which is lambda again into 2 pi again into RA का क्यूब, जो कि 2:1 के बराबर, सॉरी 8:1 के बराबर दिया हुआ है उन्होंने. लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि लैम्डा और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा सीधा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो बनेगा तो उसको हम लिख सकेंगे RB अपॉन RA का होल क्यूब is going to be actually equal to 8:1, and hence if we take the cube root on both sides then we can be able to say that RB upon RA is actually going to be 2:1, which is present already there in the option number 1. So that is going to be the correct answer. Okay, just see this solution.
Okay, just forget about that. Just take the screenshot of this and let us move to the next question now. ओके उससे पहले उन्होंने कैसे किया है वो देख लेंगे एक बार फटाफट. ये देखो m is equal to 2 pi rt into rho, where rho stands for the density, normal density, okay, and t stands for the thickness. Okay, let us move to the next question. See here, the circular disc of radius r and thickness r by 6 has a moment of inertia I about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. मतलब ये देखो ऐसे, तो ये समझो डिस्क है, इसका moment of inertia about an axis which is passing through its center and perpendicular to its plane is given to be I. ओके और उसका दिया हुआ है कि जो रेडियस है तो वो रेडियस आर दिया हुआ है और एट द सेम टाइम जो थिकनेस है तो वो r/6 दिया हुआ है. करेक्ट है. ठीक है. अभी देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया फिर. आई कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू, एक्चुअली हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है. किसी भी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन is always given by this formula mr square by 2, right? But यहाँ पे m जो है ना, तो m has to be expressed in terms of volume into density, so we can express it as volume into density into r square. तो इसलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमको, ये देखो वॉल्यूम into density, that is rho suppose, into r square as it is, and that is to be divided by 2 as it is. But again we can replace this volume. तो volume equal to क्या होता है, volume of a cylinder or a disc is always given by the formula volume is equal to pi r square h. करेक्ट है, pi r square into h. लेकिन यहाँ पे h माना थिकनेस है कि नहीं, जो कि यहाँ पे r/6 के बराबर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे तो हमको मिलेगा pi into r square into h. h के बदले क्या आने वाला है, r/6 आने वाला है. करेक्ट है. सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय r square once again. अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ करेक्ट है ना, पाई r square, हाँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ये r square है वो, यहाँ पे जो r square लिखा है ना, ये r square यहाँ पे आ गया, and that is divided by whole thing divided by 2 which happens to be actually equal to, तो अगर इसको पूरे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा पता है, तो वो हमको मिलेगा पाई इंटू r raised to 5 and that is to be divided by 6 2s are 12. करेक्ट है. ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फर्स्ट डिस्क, दैट इज I. ओके चलो ठीक है. अभी देखो ठीक से, अभी इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ सॉलिड स्फीयर, then the moment of inertia of that sphere about its diameter as its axis of rotation is. तो मतलब इस पूरे डिस्क को हमने मेल्ट किया और उससे एक स्पीयर बनाया. अभी इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट कितना होगा वो हमको चाहिए, लेकिन अभी उसका रेडियस कितना है वो हमको पता नहीं है. लेट अस टेक द रेडियस ऑफ दैट स्मॉल स्पीयर टू बी स्मॉलर. सो अभी यहाँ पे देखो, जब इसको ही मेल्ट करके इसको हमने रिकास्ट किया है तो सिर्फ शेप चेंज हुआ है, राइट? मास तो चेंज नहीं हुआ है. तो वी कैन इक्वेट द मास ऑफ द डिस्क विथ द मास ऑफ द स्पीयर. तो मास ऑफ डिस्क एंड मास ऑफ स्पीयर, ये दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से. अभी ऑब्वियसली दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो इसलिए डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा जरूर. तो लेकिन मास ऑफ डिस्क कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्क विच इज ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट हियर. तो यहाँ पे हमने उसको वॉल्यूम निकाला था जो कि पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. एच मतलब क्या है यहाँ पे, r/6 and that is to be multiplied with ये pi r square h, ये हो गया वॉल्यूम, and that is multiplied by density which is going to be the mass. तो ये हो गया mass of the disk which must be equal to the mass of the sphere. mass of sphere कितना होता है, its volume into density. तो फिर से अब ये स्पीयर का जो वॉल्यूम है, इस वाले स्पीयर का वॉल्यूम वो कैसे निकालेंगे, उसका रेडियस यहाँ पे r दिया हुआ है, राइट? तो इसलिए फिर यहाँ पे रेडियस जो है, तो रेडियस r होने की वजह से उसका वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब.
ये स्मॉल r मतलब स्पीयर का रेडियस है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. So it is small r into density, that is rho, as it is, so that we can just cancel this rho from both sides, and what we are left with is, even pi can also be cancelled from both sides, so that we will be left with r cube upon 6, which is equal to, इस तरफ फिर क्या मिलेगा, 4/3 इंटू आर क्यूब. करेक्ट है, ये देखो. तो अभी इसमें से और ये 3 जो है वो 3 कैंसिल हो जाएगा इस 6 के साथ, and we'll get 2 left behind. And now you can just shift this 2 in that side so as to get r cube is equal to 8 times of small r cube. Correct है. And then we'll be able to get the relationship between capital R and small r. What is it? Actually it is capital R is equal to 2 times of small r. If we take the cube roots on both sides, then we can get this here. Okay, and then we'll be able to find out the moment of inertia of that sphere about the diameter. What is the formula for moment of inertia of a sphere about diameter? We know that it is I is equal to 2/5 mr square. Correct hai? So this is 2/5 m into r square. Okay, but which r? We have to use it as a small r. See why? Because यहाँ पे स्पीयर के बारे में बोला है ना उन्होंने, तो इसलिए फिर जो स्पीयर है, तो स्पीयर का रेडियस कौन सा है, स्मॉल आर है, इसलिए यहाँ पे हमको स्मॉल आर डालना पड़ेगा. तो ये स्मॉल आर इंटू होल स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 2/5 एज इट इज इंटू एम के बदले क्या आएगा, फिर से वही, तो जो मास है, मास मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इस डिस्क का जो मास है वही हमने यहाँ पे यूज किया तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम. तो डिस्क का मास कितना है, देखो वहां पे डिस्क का मास है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू r/6. ओके, एंड दैट इज टू बी, हाँ, इंटू डेंसिटी, राइट. अच्छा, डेंसिटी भी रहेगा ना यहाँ पे, बिल्कुल. ओके, एंड दैट इज multiplied by small r square, right? So here it should be multiplied with small r square. थोड़ी जगह कम पड़ रही है हमको, हम ऐसा करेंगे, ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा, ये देखो, I is equal to 2/5 इंटू m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमको पता है ऑलरेडी. सो I के लिए क्या आएगा, I is equal to 2/5 एज इट इज, m के बदले डिस्क का मास हमको यूज करना है. नो डाउट वी कैन ऑल्सो यूज द मास ऑफ द स्पीयर ऑल्सो, बट देन स्मॉल आर यहाँ पे आ जाएगा ना उसके अंदर, तो वो हमको रिप्लेस करना पड़ेगा बाद में वापस. इट्स ओके, वी कैन डू दैट ऑल्सो. सो लेट अस डू दैट. सो यहाँ पे m के बदले क्या आएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब इंटू रो इंटू आर स्क्वायर. करेक्ट है, जिससे हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पे ये 2 इंटू 4 इज 8 and 5 into 3 is 15, and that is multiplied by pi into rho into r raised to 5. but r raised to 5 के रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे r माना क्या है, r is actually going to be capital R by 2, right? So if we use it here, then we can get this as 8/15 into pi into rho into r by 2 का whole raised to 5. okay, so r by 2 the whole raised to 5. And then if we solve this, simplify this further, then we can get this as I dash, that is the moment of inertia of the sphere. okay, ये sphere का जो moment of inertia है उसको हम I dash बोल के रखेंगे. So it will be 8/15 kept as it is into, here it is pi rho as it is, pi rho, and that is multiplied by r raised to 5, and that is to be divided by 32. okay, so here it is 32, and then we can just cancel this 8 with 32, leaving behind 4 here.
so that we get this I dash is equal to what? Pi into r raised to 5 into rho upon 60, करेक्ट है 60, which can be written as, अभी यहाँ पे ये देखो ये पाई आर रेस टू 4 इंटू रो अपॉन 12 मतलब ही आई है। तो अगर हम इसको इसको अगर आई के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो इस 60 को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 12 ऐसा लिख देंगे, चलेगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकेंगे 1 अपॉन 5 इंटू पाई r raised to 5 into rho upon 12, and this is nothing but I, so that we can get this as I by 5 as a final answer. So I by 5, 3 will be the correct option. Yes. Yash has raised the hand. Is there any doubt, Yash? No, sir. Yes, you can unmute yourself. Yash. Sir, no doubt, sir. Okay, okay. अगर कुछ डाउट है या नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत बोलो या चैट बॉक्स में डालो। ये थोड़ा सा हैंडराइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना? एक्चुअली ये पीपीटी के ऊपर जो है, पीपीटी के ऊपर राइटिंग थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होता है। वो दूसरा जो व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर लिखेंगे तो ये थोड़ा बेटर होता है, बट उसमें क्या होगा ना कि वो तुमको क्वेश्चन उस समय नहीं दिखेगा। तो वो क्वेश्चन भी तुमको एट अ टाइम दिखना चाहिए और ऑप्शंस भी दिखने चाहिए। उसके लिए मैं पीपीटी के ऊपर ही ड्रॉ कर रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है, बट जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, इट इज द सेम आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मीटर स्केल ऑफ मास 0.6 किलोग्राम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्केल एंड लोकेटेड at a 20 centimeter position on the scale is, okay, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मीटर स्केल ऑफ मास 0.6 किलोग्राम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्केल and located at 20 centimeter position on the scale is, मीटर स्केल दिया है ना उन्होंने, तो मीटर स्केल का मतलब क्या हुआ? देखो मीटर स्केल का जो लेंथ है वो हमेशा 1 मीटर के बराबर रहता है, बराबर, ठीक है। सो दिस इज द मीटर स्केल एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर, नो डाउट। ओके, अभी यहाँ पे ये उसका सेंटर है, तो और उसका मास जो दिया हुआ है, तो मास ऑफ द मीटर स्केल इज गिवन टू बी 0.6 किलोग्राम, नो डाउट। एंड ऑल्सो पर अब यहाँ पे एक्सिस की तरह देखो ठीक से, लोकेटेड एट द 20 सेंटीमीटर पोजिशन ऑन द स्केल, मतलब यहाँ पे यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, फिर इधर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20 सेंटीमीटर का मार्क जो है वो यहाँ पे सपोज आएगा। तो इस पॉइंट में से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो लेट अस कॉल इट एज आई डैश और आई ओ वी कैन से, चलेगा। और ये सेंटर में से पास होने वाला जो एक्सिस होता है उसके अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है उसको हम बोलते हैं आई सी, करेक्ट है। तो हमको ऑलरेडी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो पता है, और इवन हमको आईसी का भी फॉर्मूला पता है। आईसी के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एम एल स्क्वायर अपॉन 12, करेक्ट है। तो ये जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड about its midpoint is always given by this ml square by 12, correct है। but we know that the principle of parallel axis tells us simply the moment of inertia of any body about any axis is always equal to its moment of inertia about central axis plus m into h square, where h should be the distance between the two parallel axes, correct है। so if we try to find it out, then io is equal to ic, which is m into h square, sorry m into l square upon 2 ऐसे आएगा ना यहाँ पे। yes, so it will be ml square upon 12 and that is plus
m into h square अगेन। अभी देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज तो कर लिया, चलो ठीक है, मतलब यहाँ पे डाल तो दिया, लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यूज भी तो डालने हैं। मास कितना है डिस्क का, ये देखो 0.6 किलोग्राम दिया हुआ है। सो लेट अस पुट इट हियर एंड गेट इट एज 0.6 इनटू लेंथ कितना दिया है पूरे डिस्क का, तो वो है 1 मीटर, बिकॉज इट इज सपोज टू बी द मीटर स्केल, राइट। सो देयरफॉर इट इज 1, लेंथ ऑफ द मीटर स्केल इज 1 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज, प्लस अब यहाँ पे m मतलब फिर से 0.6 बन रहा है, बट व्हाट इज h हियर, h इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो मतलब ये डिस्टेंस हमको निकालना है। उन्होंने देख के रखा है कि ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है, करेक्ट है। तो अगर ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो तो, और ये जो पूरा डिस्टेंस है मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो 50 सेंटीमीटर हुआ करता है, बराबर। 50 सेंटीमीटर पे मिड पॉइंट होता है, तो ये कितना होगा 50 माइनस 20, मतलब ये बनेगा 30 सेंटीमीटर। समझा कैसे? तो ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी h हियर। तो h के बदले क्या रखना है हमको 30 सेंटीमीटर, बट दैट सेंटीमीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, so 30 centimeter has to be converted into meter, so that we get 0.3 meter, तो वो 0.3 मीटर हो गया, ठीक है। तो वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे h के बदले, तो इसका स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, तो वो बन गया 0.3 और उसका स्क्वायर। That's it. So if we just simplify this further, then we can get this IO, that is the required moment of inertia, which is going to be actually 0.6 upon 12 plus, what is this, 0.6 into 0.3 ka whole square. How much it is? So it is going to be 0.6 multiplied by 0.09, correct है? तो 0.09 ये बन गया। अभी इसको अगर हम सपोज ऐड करेंगे दोनों को, तो कितना बनेगा, देखो ये बन रहा है हमारा 0.1, अगर 6 से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे आएगा 0.1, और इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2, तो 0.1 डिवाइड बाय 2 is the first term, and here it is going to be 6 9s are 54, correct है 54, and we have to shift the decimal point 3 digits at the left side, so 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे एक 0 आएगा और पॉइंट, ओके। तो इसको भी अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.05 प्लस 0.054, which actually happens to be simply, तो 0 पॉइंट कितना आएगा ये 1044, करेक्ट है। so it is going to be 104, so 0.104, this is going to be the correct answer, okay, option 2 is going to be the correct one, okay. So take the screenshot of this fast so that we can move further. Okay, let us see the next question. Same thing is right here. Okay, just read the question. A bullet of mass 10 gram and speed 500 meter per second is fired into a door and gets embedded exactly at the center of the door. The door is 1 meter wide and weighs 12 kilogram. It is hinged at the one end and rotates about a vertical axis practically without friction. Okay, vertical axis क्या about वो rotate होता है. Okay, the angular speed of the door just after the bullet embeds into it will be, okay. So देखो यहाँ पे ठीक से, these are the options, right? So we have to see that this is the door, suppose. तो door मतलब ऐसा imagine करो कि it's going to be just like a rod only, which is hinged at the, ये hinges है उसके, ठीक है। इस पॉइंट्स के अबाउट वो रोटेट हो सकता है, ऐसे रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें अगर एक बुलेट, अगर इसके ऊपर हमने फायर किया डोर के ऊपर, तो क्या होगा देखो ठीक से, दिस इज सपोज द बुलेट एंड इट जस्ट फायर्ड एंड इट जस्ट गेट्स एम्बेडेड इनटू दिस डोर एट द सेंटर, राइट। यहाँ पे सेंटर पे वो एम्बेड हो जाता है और उसकी वजह से ये जो डोर है वो इस तरह से मूव होने लगता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस डोर just after the bullet just gets embedded into it, right? Okay, so देखो
अब यहाँ पे क्या है ना कि ये बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम और उसका जो वेलोसिटी है वो है 500 मीटर पर सेकेंड, जिससे और ये भी दिया है कि डोर इज 1 मीटर वाइड। ओके, तो इसका मतलब ये डोर का जो विड्थ है तो वो 1 मीटर दिया हुआ है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये पूरा 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, यही तो विड्थ होगा ना, ये तो लेंथ होगा उसका, तो इसलिए 1 मीटर। तो इसका मतलब अभी जो बुलेट यहाँ पे एंटर करेगा और हिट करेगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा निकाल सकते हो, इट विल बी 0.5 मीटर। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द बुलेट जस्ट गेट्स एम्बेडेड एट द सेंटर। सेंटर बोला है ना उन्होंने, सेंटर पे बुलेट एम्बेड हो रहा है, तो इसका मतलब जरूर ये जो है ये पॉइंट पूरे पूरे डोर का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो 1 मीटर का आधा कितना होता है? 0.5 मीटर होता है, इसलिए ये 0.5 मीटर डिस्टेंस हो गया। चलो ठीक है, तो अगर यहाँ पे बुलेट अगर इम्पेयर होता है और स्ट्राइक करता है तो बिफोर जस्ट बिफोर द कोलिजन व्हाट वुड बी द मोमेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बुलेट? कैन यू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर इट हिट्स द डोर? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए? देखो एम वी आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पे m मतलब क्या है? मास ऑफ द बुलेट विच इज 10 ग्राम, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, so that we can get this as 0.01 kilogram, right? And that is multiplied by velocity of the bullet, which is going to be 500 meter per second, okay? And that is multiplied by r। तो अगर hinges को हमने fixed point अगर मान लिया तो इस hinges के से कितना perpendicular distance पे ये जो line of momentum है वो है जा रहा है, तो वो 0.5 मीटर डिस्टेंस पे है, इसलिए ये हमारा आर हो गया, मोमेंट आर्म उसको बोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने रिप्लेस कर दिया 0.5। okay, so we can calculate this angular momentum of the bullet to be simply, देखो यहाँ पे, तो ये 500 into 0.01 कितना बनता है? ये दो zeros cancel, ये 0.01 cancel, 5 only, and that 5 multiplied by 0.5 comes out to be simply 2.5। just make sure 2.5 kilogram meter square per second। okay, this is going to be the angular momentum of the bullet before collision, which is going to be the total angular momentum of the whole system before the collision, because door is at rest, it's not rotating at all, and that's why the total angular momentum before the collision will be same as the angular momentum of the bullet itself। okay, but after the bullet it gets embedded in the door, the whole body will be a body of mass। ठीक है, तो new mass will be combined mass of the door plus the bullet। एक्चुअली बुलेट का जो मास है वो बहुत छोटा है, we can neglect it as compared to the mass of the door, but still if you want to make it account then we can get this as 12.01 kilogram। this is going to be the new mass we can say of the whole system। yes, and then सपोज अभी इस डोर का जो मास है नहीं नहीं नहीं, ये करने की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना दोनों का अलग अलग निकालना पड़ने वाला है बिल्कुल, बिकॉज द डोर इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड ऑफ द, अभी डोर को ऐसा ही कंसिडर करो जैसे कि वो एक रॉड है जो कि उसके एक एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है ऐसे। तो व्हेनेवर द रॉड रोटेट्स अबाउट एंड पॉइंट व्हाट इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देखो ठीक से, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक तो डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और दूसरा बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो कि बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन फिर भी चलो ऐड तो करना पड़ेगा उसको हमको। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर द कोलिजन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डोर विच इज, देखो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डोर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है m into l square upon 12, because it can be considered to be similar to the rod। okay, sorry 12 नहीं 3, because it is rotating about the end point, right? तो एक एंड पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है, इसलिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बनेगा ml square by 3 plus what is the moment of inertia of the bullet? Let us take the mass of bullet to be small m, so small m into r square,
where r is going to be the radius which is going to be same as this distance here. So ये distance जो है वो जो कि 0.5 है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे. So इससे हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा पूरे सिस्टम का, जो कि देखो ठीक से m is going to be the mass of the whole door which is 12 kilogram here. So that 12 multiplied by this L मतलब कितना है, लेंथ ऑफ द डोर इज 1 मीटर. सो यहाँ पे 1 मीटर डाल देंगे, तो ये 1 और उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, एंड दैट इज टू बी होल डिवाइडेड बाय 3 here, and that is plus small m मतलब mass of the bullet which is going to be 0.01, and that is to be multiplied with r square where r is going to be 0.5 मीटर. सो इस 0.5 का होल स्क्वायर भी हमको करना पड़ेगा, जिससे हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो देखो 3 1s and 3 4s, so that we can get this as 4 plus what is this 0.01 multiplied by 0.25. So 0.01 multiplied by 0.25, we can actually neglect this because it's very small. So what we can get is 4 plus, तो ये 0.2 डिजिट और पीछे शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब वो बनेगा 4 plus 0.0025, करेक्ट है. So that means it's going to be 4.0025. Just forget about it. Take it as approximately 4 only. Okay, because it's very small. चलो, तो अभी हमको क्या करना है, तो देखो ठीक से नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. तो अभी देखो हमको यहाँ पे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना पड़ेगा. बिल्कुल. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इट टेल्स अस सिंपली दैट द I1 ओमेगा 1 मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट है. तो इसमें I1 ओमेगा 1 तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है ये MVR के फॉर्मूला से, क्योंकि पहले डोर तो रेस्ट में था और सिर्फ बुलेट मोशन में था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉरी एंगुलर मोमेंटम 2.5 मिल रहा है. तो यहाँ पे ये पूरा जो है वो 2.5 से रिप्लेस होगा. और I2 मतलब ये देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि 4 के बराबर है इनटू ओमेगा जो हमको निकालना है, ठीक है, जो कि पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी है कंबाइन. इसलिए फिर यहाँ पे मिलेगा हमको ओमेगा इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 4. एक्चुअली इट इज नॉट 4 एग्जैक्टली, it is going to be 4.0025. ओके. सो अभी इससे हमको अगर 2.5 को 4 से भी अगर डिवाइड करते हो तो हमको कितना मिलने वाला है, 0.625 तो मिलना ही मिलना है रेडियन पर सेकेंड, राइट. बट अभी इससे थोड़ा छोटा आंसर मिलेगा हमको, but already 0.625 is going to be the option here. So that means we have to consider it as 4 only. तो ये 0.25 जो है वो निगलेक्ट कर लो, वो छोटा है करके, और हमको मिलेगा कि जो कंबाइंड सिस्टम विल बी मूविंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.625 रेडियन पर सेकेंड. समझा ठीक से? एनी डाउट? Okay, so just take the screenshot of this first and we'll move further. Okay. See here, a tennis ball treated as hollow sphere, okay, hollow spherical shell, starting from O, rolls down a hill. At a point A, the ball becomes airborne, leaving at an angle 30 degree with the horizontal. Okay, the ball strikes the ground at B. What is the value of distance AB? The moment of inertia of spherical shell of mass m and radius r about its diameter is equal to 2/3 mr square. वो तो हमको पता है ऑलरेडी. चलो ठीक है. ओके, तो ये सपोज बॉल है एट पॉइंट ए. यस, इसका मतलब यहां से वो बॉल रिलीज करता है, स्टार्ट करता है, इस हिल के अलोंग रोल करता है, एंड इट रोल्स डाउन इन दिस डायरेक्शन दिस वे, एंड ये जो डिस्टेंस है 0.2 मीटर है. तो यहां से रोल करते करते यहाँ पे आता है
और यहाँ पे फिर 30 डिग्री एंगल पे उछलता है। जैसे वो उछलता है तो यहाँ पे हिट करता है वापस। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस जो है ए बी, तो वो हमको निकालना है। सी हियर, अभी ये जो क्वेश्चन है तो ये एक्चुअली इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कंसेप्ट हमको यहाँ पे आएगा। तुमको पता है कोई भी प्रोजेक्टाइल जब हम किसी एंगल पे किसी स्पीड से थ्रो करते हैं, अगर यू इतने स्पीड से, अगर थीटा इतने एंगल पे अगर हमने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, तो वो जो पाथ कवर करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एंड जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करता है उसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, करेक्ट है। एंड दैट रेंज हियर इज गिवन बाय अ स्पेशल फॉर्मूला which can be remembered, that is u square into sin 2 theta upon g. याद है ये फॉर्मूला? This is going to be the formula for finding the range which requires one is the theta and the second is u, that is the initial speed of the projection. तो ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, वो स्पीड हमको जरूर निकालना होगा। बिल्कुल। तो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? सो वो स्पीड निकालने के लिए हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो ठीक से यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या है ना कि ये जो 2 मीटर जो है, 2 मीटर हाइट से ये यहाँ पे गिर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है, करेक्ट है। तो जब ये 2 मीटर और ये 0.2 मीटर, नहीं ठीक है, ये एक बात समझो इसमें ठीक से कि यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर आने के लिए जो उसका स्पीड है, मतलब यहाँ पे जो उसका स्पीड रहा होगा वही स्पीड यहाँ पे भी रहेगा। ये समझ सकते हो ठीक से? देखो इस पॉइंट को, इन सभी पॉइंट्स को हम चाहिए तो नाम नाम दे देते हैं। चलो इस पॉइंट को बोल देंगे P, ओके, इस पॉइंट को बोल देते हैं Q, ओके, और ये A और B तो ऑलरेडी है ही, नो डाउट। तो अभी यहाँ पे देखो P के ऊपर जो उसका स्पीड है वो 0 है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटली 0, no doubt. But whatever is the speed of the particle at this point Q here is going to be same as the speed of the particle at A here. Why? The speed at Q is going to be same as the speed at A. Why? कौन बताएगा? Is there any evidence for this to happen? देखो सीधी बात है कि just wait. यस, ओके, सो सी हियर, अब यहाँ पे क्या है कि देखो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो उसका क्यू पॉइंट पे जो उसका स्पीड होगा और ए पॉइंट पे जो उसका स्पीड होगा वो सेम क्यों होगा? उसका रीजन ये है कि देखो अगर यहाँ पे जो उसका स्पीड मैं बोलना चाहता हूँ कि क्यू पे, क्यू के आगे क्या होगा? जस्ट वेट। Yes, see here, what will happen here is at point Q, तो Q से आगे क्या होगा कि it will lose the potential energy and gain the kinetic energy, करेक्ट है। तो यहाँ से Q से A तक जाने टाइम तक, देखो Q से जब तक वो A तरफ जा रहा है, सॉरी A तक जा रहा है, तो उस प्रोसेस में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी लॉस्ट, okay, potential energy will get lost and kinetic energy will increase, correct है। but what will happen
फ्रॉम दिस पॉइंट, सॉरी Q टू A नहीं, तो Q से L मतलब लोएस्ट पॉइंट है, सपोज यहाँ पे ये जो L पॉइंट है ना, लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट तक जाने टाइम तक क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी लॉस्ट एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन्ड, नो डाउट. बट व्हाट हैपेंस फ्रॉम L टू A हियर, L से A तक क्या होगा, the kinetic energy will go on decreasing and potential energy will go on increasing, करेक्ट है. तो यहाँ से आगे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. लेकिन यहाँ पे क्या क्या है कि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है, करेक्ट है. Q and A both are at the same level, and hence we can say that the whatever kinetic energy will be gained during the passage from Q to L here, the same amount of kinetic energy will be lost by the particle while going from L to A here. So that's why we can say that the potential energy at the Q is going to be same as potential energy at A, and that's why we'll say that this speed at Q is going to be same as speed at A. Okay, but the question here is that how will you get the speed at Q even, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पीड है वो कैसे मिलेगा हमको, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तुमको याद होगा. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, see here, whenever a particle is released from a height h along the inclined plane, the velocity attained by the body or the particle is given by the formula root of 2gh upon 1 plus k square by r square, correct है. So if we use this formula here, then we can get that the root of 2gh, तो 2g into h, h कितना था वहां पे 2 मीटर, याद है कि नहीं, तो वो 2 मीटर से उसको हमने रिलीज किया था, और अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, याद है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू स्फीयर सॉलिड होलो स्फीयर के लिए कितना होता है, वो तो उन्होंने भी लेके रखा है, इट इज 2/3, याद है. तो इसलिए फिर ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 2/3 होता है फॉर होलो स्फीयर. तो होलो स्फीयर के लिए ये इतना होता है, तो अगर हम डाल देंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा 2/3. ओके, जिससे इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा 4g अपॉन, here it is going to be 5/3, करेक्ट है. जिसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3 4s are 12, right, so 12g upon 5. Okay, so this is the speed of the particle attained at that point. Okay, so अभी अगर सपोज यहाँ पे हमने ये रूट ऑफ 12g अपॉन 5 याद रखो ये, ठीक है. तो yes, so this is the 12 speed of this particle at this point here is 12g root 12g upon 5. So it should be the same as this point here. यहाँ पे भी उसका जो स्पीड है, यो u जो है वो u कितना रहने वाला है, रूट ऑफ 12g अपॉन 5 इतना ही रहने वाला है, बिल्कुल. बट अभी यहाँ पे अगर हमने g का वैल्यू अगर डाल दिया, नहीं तो रखो वैसे उसको, क्योंकि यहाँ पे भी हमको वैसे भी g लगने वाला ही है इस फॉर्मूला के अंदर. चलो ठीक है, तो अभी ये जो u का वैल्यू है वो हमको रखना है इधर, ठीक है. तो इससे हमको एक्चुअली जो r का वैल्यू है वो मिल जाएगा. जस्ट सी वंस अगेन ऑन द स्क्रीन, तो देखो यहाँ पे u is going to be root of 12g upon 5 and r, that is the range of projectile, is obtained to be u square into sine 2 theta upon 2g, sorry upon g only. So अगर यहाँ पे u square का वैल्यू डाल देते हो तो हमको मिलेगा सिंपली 12g upon 5, okay, into sine of 2 times of 30. Theta is given to be 30. So what is sine 2 theta? It is going to be sine 60, and that is to be divided by g. So that this g just gets cancelled from both sides. So as to get this 12 upon 5 into sine 60, how much it is? Root 3/2. This is the value of sine 60. We can replace it by that and get this 2 cancelled with this 12, leaving behind 6 here, so that we get this 6 root 3 upon 5. This must be the range, and that range is going to be the distance between AB. That's all. So 6 root 3 upon 5. याद रखो ये 6 root 3 upon 5.
So how much it should be? See here, 6 root 3 upon 5 can also be simplified as 6 into 1.732 upon 5. How much it should be? So approximately करो तो 1.7 into 6 कितना होता है? 1.7 into 6, 17 6 are 102, right? So it will be 10.2 and that is divided by 5. So approximately it comes out to be 2, right? Somewhat greater than that, right? So 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा आंसर. So we can select this as a correct option. 2.08 meter. This should be the range. That is the distance between A and B. Okay. Let us see what they have done. Just wait. तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले लो फटाफट. Yes, ले लिया. Okay, so let us see the solution. देखो उन्होंने भी वही किया है कि the potential energy at this point, at highest point H, is going to be same as the kinetic energy attained at this point here. So अरे अच्छा जस्ट हिंट दिया है उन्होंने, पूरा सॉल्व करके नहीं दिया है. ठीक है चलो. ओके सो आई थिंक आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. सो let us stop here. Okay. Thank you all of you. Thank you, sir. Okay, bye.